हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन, है ना। तो हमने फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक इक्वेशन में क्या देखा था? तो हमने देखा था कि k बराबर होता है 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। यहाँ देखो तो बच्चों a क्या होता था? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। a माइनस एक्स क्या होता था? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, है ना। t क्या होता था? टाइम। k क्या होता था? रेट कांस्टेंट। फिर हमने क्या देखा था? रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने देखा था कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो आपको जिस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी उसी टाइम पे लेते हैं, है ना। अगर आपको जिस टाइम पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन भी उसी टाइम पे लेते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग देखे थे। चलो, हम लोग जो थोड़ा एक काइनेटिक इक्वेशन देखे थे, अगर हम इसका कुछ ग्राफ देखें तो हम लोग क्या पढ़े हैं? k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। तो हम लोग पढ़े कि k बराबर 2.303 बाई टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, है ना। जहां पे देखो तो ये a क्या है? ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ये x क्या है? वो कंसंट्रेशन है जो खर्च हो रहा है। और a माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। अब देखो तो अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हम लोग ग्राफ किसके किसके बीच में निकालते हैं? तो हम लोग ग्राफ उसके उसके बीच में निकालते हैं जो वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? जिसका वैल्यू चेंज होता है। अब देखो तो इसमें कौन कौन से वेरिएबल है। तो पहला नंबर, तो टाइम बदलेगा तो ये एक्स बदलेगा। एक्स वो अमाउंट है जो खर्च हो रहा है। तो जितना ज्यादा देर तक रिएक्शन करोगे ये खर्च अमाउंट उतना ज्यादा होगा। और अगर ये खर्च बढ़ेगा तो ये a माइनस एक्स का वैल्यू घटेगा। मतलब यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है? तो t और a माइनस एक्स। कौन कौन वेरिएबल है? t और a माइनस एक्स। क्योंकि टाइम बदलेगा तो x बदलेगा और x बदलेगा तो ये a माइनस एक्स बदलेगा, है ना। तो अगर मैं ग्राफ देखूं t और a माइनस एक्स के बीच का, तो हम देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? के टी अपॉन 2.303 बराबर लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। बोलो, अगर लॉग लिख दिए मतलब अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? के टी वाई 2.303 लॉग ए बाई वी मतलब लॉग ए माइनस वी, है ना। तो t बदलेगा तो x बदलेगा और x बदलेगा तो a माइनस एक्स बदलेगा। तो वेरिएबल कौन कौन? तो वेरिएबल हुआ, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग ए। मतलब कौन कौन वेरिएबल था? तो a माइनस एक्स और टाइम t। और a माइनस एक्स और टाइम t के बीच में ग्राफ आ गया क्या? तो a माइनस एक्स और टाइम t के बीच का ग्राफ क्या होगा? a माइनस एक्स और टाइम t के बीच का ग्राफ क्या होगा? तो ये y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है ना। तो ग्राफ का नेचर क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। लॉग a माइनस एक्स, ए क्या है? टाइम। इंटरसेप्ट क्या है? लॉग ए। और स्लोप कितना हो जाएगा? माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है, देखो कुछ नहीं है। मतलब अगर आपको ग्राफ देखना है तो पहला काम क्या करना होगा? अगर आपको ग्राफ देखना है तो पहला काम कि जो वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसके बीच में आपको इक्वेशन लाना होगा, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन था? तो यहाँ पे वेरिएबल था कौन कौन? t और a माइनस एक्स। और t और a माइनस का a माइनस एक्स के बीच का ग्राफ क्या आ रहा है? स्ट्रेट लाइन आ रहा है। क्यों स्ट्रेट लाइन आ रहा है? क्योंकि y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इसको आप लिख लो, है ना। इसको आप लोग लिख लो।
देखिए कहीं कहीं पे एक टर्म लिखता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। ये स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोले? बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, से मान लेते हैं कि ये कोई फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर क्या हो जाएगा? तो आर बराबर के इंटू ए। तो बोलता है रिएक्टेंट के यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब जब इस रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जब हम 1 लेंगे, तो इस रिएक्टेंट का जब हम कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे, तो रिएक्टेंट के यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन 1 लेंगे तो रेट क्या हो जाएगा? ये रेट कांस्टेंट के इक्वल हो गया। मतलब अगर कहीं पे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहे तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रेट कांस्टेंट गिवन है, खासकर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो हम लोग लिखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट concentration of rate of reaction at unit concentration of reactant is called a specific rate of reaction, है ना। तो बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बोलता है कि रिएक्टेंट के यूनिट कॉन्सेंट्रेशन पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं। आप लोग का असाइनमेंट का तो पीडीएफ हम डाल चुके हैं। इसको लिखो आप लोग, है ना। जैसे देखो यार, एक आईआईटी का क्वेश्चन है, मैं कुछ करवाता हूं आपको। एक क्वेश्चन आईआईटी जेईई 2000 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर आपके पैकेज का 218 है। मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। बोलता है the rate constant for the reaction यही रिएक्शन है 2N2O5 4NO2 plus O2 is 3 into 10 के पावर -5 second inverse if the rate is 2.40 into 10 के पावर -5 मोलरिटी सेकेंड इनवर्स। तो बोलता है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इज, है ना। देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद देखिए, इसमें तो आपको
सबसे पहला काम बोलता है द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज ए सेकेंड इनवर्स है। तो हम बताए थे अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स हो, तो अगर कहीं पे रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स हो तो हम लोग क्या समझेंगे कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, पहला बात कि अगर किसी रिएक्शन का अगर रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर टाइम इनवर्स हो तो हम क्या समझेंगे कि रिएक्शन हमारा फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, अगर पहला नंबर तो यहां से देखेंगे। दूसरा हम बताए थे कि अगर याद रखना है कि ये N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट ऑर्डर का होता है। अगर कॉफिशिएंट ही अगर ऑर्डर होता तो यहां तो यूनिट सेकंड इनवर्स नहीं होना चाहिए था। तो इसीलिए हम बोले थे कि इस कॉफिशिएंट से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये कॉफिशिएंट से मतलब सिर्फ तब होगा जब कोई रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करेगा, और ऐसा नहीं है कि हर एक रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो ही करेगा। तो इस कॉफिशिएंट से मुझे कोई मतलब नहीं है, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 10 रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अगर ये N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो अगर ये N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होगा। अगर ये N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल होगा। बात समझ रहे ना? मतलब अगर ये N2O5 का डिकम्पोजिशन है तो फर्स्ट ऑर्डर है ना? तो चलो, तो हम यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है K इंटू N2O5। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन है, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, और आपसे कॉन्सेंट्रेशन पूछा जा रहा है। हम इसके कॉन्सेंट्रेशन बताने की कंडीशन में तब होंगे जब पहले मेरे को इसके ऑर्डर के बारे में पता होगा। जब तक मुझे ऑर्डर नहीं पता होगा हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे, और जब तक हम रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे तो हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं बता पाएंगे। तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, तो रेट कितना है भैया, तो 2.40 इंटू 10 के पावर -5, रेट कांस्टेंट 3 इंटू 10 के पावर -5, और आपसे पूछा क्या जा रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। तो दिस टू दिस 0.8, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5। समझ रहे हैं बातों को? तो कुछ नहीं है, तो ये हमारा ये N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, हम थोड़ा स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन करते हैं, है ना? देखिए मेरे असाइनमेंट में इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि अगर मेरा असाइनमेंट को बना लेंगे तो इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, इंडिया का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसका कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंडिया का कोई इंस्टीट्यूट जो IIT मेडिकल के लिए लिखता है, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं ऑन द रिकॉर्ड, बशर्ते हमारे, जहां तक मेरा असाइनमेंट का बात है, मेरा असाइनमेंट का क्वेश्चन बने ना बने लेकिन सारा असाइनमेंट का पैकेज आपसे बन जाएगा। तो आपके असाइनमेंट में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप इसको बना लेते हैं तो किसी का पैकेज बना सकते हैं, बंसल, फिटजी, एलन बेलन, तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब का तो कोई औकात ही नहीं है ना? ठीक है, तो आपके असाइनमेंट में बहुत खूबसूरत क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं करवाता भी हूं, आप करेंगे भी खुद। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है आपके पैकेज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है भाई, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ए सबस्टांस reacts according to first order rate law, a substance reacts according to first order rate law and a specific rate of reaction for the reaction is 1 into 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स, है ना? बोलता if the initial concentration is
if the initial concentration is 1 m, तो what is the initial rate, है ना, what is the initial rate. दूसरा, what is the reaction rate after 1 minute, आफ्टर 1 मिनट, है ना. देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए लिख दे रहा हूं ना कि हमारे जो अपने बच्चे हैं उनको तो मैं अपना पीडीएफ शेयर कर दिया हूं, है ना, लेकिन जो बच्चे हमारे अपने नहीं है उनके पास पीडीएफ नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं. अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमसे कांटेक्ट करेंगे, पीडीएफ आपको किसी को मिल जाएगा, है ना, इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है. तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में सर मुझे असाइनमेंट का पीडीएफ चाहिए, आपको मिल जाएगा, घबराने की बात नहीं है. जिनको भी चाहिए हमसे संपर्क कर सकते हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़ा जाए. बोलता है सबस्टांस रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ एंड अ स्पेसिफिक रेट फॉर द रिएक्शन इज 1 × 10⁻² सेकंड इनवर्स, है ना. बोलता है इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 m, है ना. बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है. अब देखो तो भाई हमने क्या बताया कि स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है रेट कांस्टेंट. तो अगर कहीं पे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो, तो अगर कहीं पे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो तो आप क्या समझोगे कि रेट कांस्टेंट गिवन है. अगर कहीं पे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन दिया हो तो क्या समझोगे कि रेट कांस्टेंट गिवन है. तो यहां पे रेट कांस्टेंट कितना दे रखा है, 1 × 10⁻² सेकंड इनवर्स, है ना. बोलता है इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इज 1 m, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 m है ना. तो आपसे इनिशियल रेट पूछता है. मैं पिछले क्लास में बताया था कि टाइम के साथ ये रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है, क्योंकि टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए चेंज होता है क्योंकि टाइम बदलने के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है. टाइम चेंज होने के साथ कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है ना. तो बोलता है इनिशियल रेट, इनिशियल रेट का मतलब क्या हुआ, एट टाइम 0 पे. तो 0 टाइम पे रेट क्या हो जाएगा, K × कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, है ना. फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, R = K × A. तो अगर 0 टाइम पे रेट चाहिए तो 0 टाइम पे आपका रेट कांस्टेंट पता है 1 × 10⁻² और कॉन्सेंट्रेशन 1 m. तो इनिशियल रेट निकल गया. दूसरा क्या चाहिए, बोलता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 1 मिनट, मतलब टाइम t पे चाहिए. तो अगर टाइम t पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो अगर टाइम t पे रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो क्या करोगे आप, A का कॉन्सेंट्रेशन भी लोगे टाइम t पे. तो मान लेते हैं टाइम t पे रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, ये रेट कांस्टेंट तो वही रहा होगा A - x, है ना. तो पहले आपको क्या करना होगा, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा. तो K = 2.303/t log A/A-x, है ना. लेकिन थोड़ा यहाँ पे गौर करना है मेरे भाई कि ये जो रेट कांस्टेंट है वो है सेकंड इनवर्स में और टाइम किस में है, मिनट में है. तो रेट कांस्टेंट सेकंड इनवर्स और टाइम मिनट, मतलब दोनों डिफरेंट यूनिट है. मतलब पहला काम क्या होगा, दोनों डिफरेंट यूनिट जो है उसको सेम कर लेना. मतलब या तो मिनट को सेकंड बना लो या तो सेकंड को मिनट बना लो. तो अगर यहां पे रेट कांस्टेंट आप सेकंड इनवर्स में ले रहे हो तो 2.303, तो टाइम आप 1 मिनट को सेकंड कर लो. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/1 - x, यहां से हम 1 - x निकाल लेंगे. और ये 1 - x क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 1 मिनट. और इसी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को हम यहां पे लाकर रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन 1 मिनट के बाद. चलो इसको लिखो तो बच्चों.
देखो हम लोग अभी एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो ये हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है ना। तो नाम से ही पता चल रहा, हाफ मतलब आधा, लाइफ मतलब उम्र, मतलब इसको हम लोग हिंदी में अर्ध आयु कहते हैं। जैसे बोलता है ना गांव में आदमी कि 40 साल जब हो जाता है, बोलता है अब क्या यार, हमार तो आधा उम्र गुजर गलो, अब देखते देखते आधा गुजर जीतो, है ना। मतलब मेरा तो आधा उम्र चला गया, आधा उम्र तो मेरा देखते देखते चला जाएगा। मतलब वो सोच लिया कि हम 80 साल बचने वाले हैं, उसमें हम 40 साल अपना जिंदगी का उपभोग कर चुके हैं और 40 साल तो देखते देखते कट जाएगा, है ना। वो 40 साल भी देखते ही कटा था, जीवन में कुछ किया थोड़ू है जी। नहीं, गांव में जो निकम्मा होता है तुमको सलाह देगा, अरे बाबू तू अभी तक डॉक्टर नहीं बनना, वो अपने जीवन में कुछ नहीं किया है ना, दूसरे को सलाह फिर, क्योंकि सलाह देना तो बहुत आसान काम है। तो बोलेगा मेरा जीवन तो आधा ऐसे ही कट गया, यूं ही कट गया देखते देखते सफर। तो मतलब समझिए बातों को, वो अपना हाफ लाइफ बताना चाह रहा है। कोई आदमी कहता है कि मैंने तो सारा आधा उम्र को अगल बगल ताक झाक में ही गुजार दिया, मतलब मैंने अपने जीवन का 40 साल यूं ही बर्बाद कर दिया। मतलब वो मान चुका है कि हम 80 साल बचेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन हाफ लाइफ का मतलब यहां भी वही होता है। मतलब पहला नंबर तो हाफ लाइफ एक प्रकार का समय हुआ, मतलब अर्ध आयु मतलब एक प्रकार का टाइम हुआ। बोलता है हाफ लाइफ वैसा टाइम जिसमें कोई रिएक्टेंट आधा हो जाए। मतलब अगर हम हाफ लाइफ को डिफाइन करें तो बोलता है कि टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो अगर मैं हाफ लाइफ को डिफाइन करूं तो हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ, टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ, है ना। बोलता है टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ, है ना। तो समझिएगा बातों को। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ, तो हाफ लाइफ का मतलब हुआ कि वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाए उसे हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। बोलता है कि टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ, मतलब वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाए उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब इसको हम लोग डिनोट करते हैं T1/2 से। किससे डिनोट करते हैं, T1/2 से। तो सोचो, मतलब ये एक प्रकार का क्या है मेरे भाई, टाइम है। मतलब कैसा टाइम है कि जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाएगा, मतलब ये एक प्रकार का एक टाइम है कि जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाएगा, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो सोचो कि तुम जो लेता था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता था, ए होता था। जो तुम लेता था वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना होता था, ए होता था। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए होता था। और अगर वो रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम तक हुआ, तो अगर हाफ लाइफ टाइम तक रिएक्शन हुआ तो खर्च भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तब ना आधा होगा। तो कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि टाइम एट विच 50% reactant used, 50% reactant used is called half life, it's called half life, है ना। तो बोलता है कि वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। या फिर वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा खर्च हो जाता है, वैसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा खर्च हो जाता है उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब कि अगर कोई रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम तक होगा, तो अगर कोई रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम तक होगा तो उसका रिएक्टेंट उस टाइम में कितना खर्च हो जाएगा, आधा खर्च हो जाएगा। बातों को समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं, इसको डिफाइन करो कि टाइम एट विच रिएक्टेंट बिकम्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। या फिर हम लोग इसको और करके लिख सकते हैं कि टाइम एट विच 50% रिएक्टेंट यूज्ड इज कॉल्ड हाफ लाइफ। मतलब ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा खर्च हो जाता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, है ना बच्चों। इसको आप लिखो।
अब देखो तो मतलब अगर हाफ लाइफ का अगर मैं टाइम देखो, ये भी एक प्रकार का क्या है, टाइम है, जिसमें रिएक्टेंट कितना खर्च हो रहा है, आधा खर्च हो रहा है, हम उस टाइम को हम लोग क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ कह रहे हैं। काइनेटिक इक्वेशन बताता क्या है कि जैसे कैसे टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदलेगा, ये काइनेटिक इक्वेशन का बताना काम होता है। एक काइनेटिक इक्वेशन बताता है कि आपको कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हम कॉन्सेंट्रेशन को कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आधा जिस समय रिएक्टेंट खर्च हुआ होगा तो उस टाइम को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक इक्वेशन को यूज करेंगे। तो काइनेटिक इक्वेशन क्या कहता है, तो काइनेटिक इक्वेशन कहता है कि k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स होता है। मतलब जिस समय टाइम, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर a है और अगर रिएक्शन को मैंने हाफ लाइफ टाइम तक करा है, तो अगर मैंने रिएक्शन को अगर हाफ लाइफ टाइम तक करा है तो इस टाइम तक मेरा रिएक्टेंट कितना खर्च हो जाएगा, a/2। तो रिमेनिंग कितना बताए हैं, ये हाफ लाइफ कैसा टाइम है, तो हाफ लाइफ वैसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट घटकर आधा हो जाता है। हाफ लाइफ कैसा टाइम है, वैसा टाइम है जिसमें रिएक्टेंट घटकर आधा हो जाता है, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। मतलब कि अगर पहले कॉन्सेंट्रेशन A था तो घटकर A/2 हो गया, तो अगर A से घटकर अगर A/2 हो गया तो इस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहेंगे, है ना। तो हम लोग T बराबर क्या पढ़े हैं, तो 2.303/k log a अपॉन a माइनस एक्स। तो अगर मैं T का वैल्यू अगर मैं T1/2 पुट करूं तो 2.303/k log a अपॉन a/2, तो 2.303/k log 2, है ना। तो यहां से वैल्यू आ जाता है हाफ लाइफ बराबर 0.693/k, है ना। हाफ लाइफ बराबर क्या आ जाता है, 0.693/k। अब सोचो हाफ लाइफ बराबर क्या आ गया, 0.693/k। तो हाफ लाइफ का वैल्यू आ गया 0.693/k। मतलब हाफ लाइफ बराबर क्या हमने निकाला, मतलब हाफ लाइफ क्या है, एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जा रहा है, उस टाइम को हम क्या कह रहे हैं, हाफ लाइफ कह रहे हैं। इसको लिखो तो आप लोग, लिख लिए। अब देखो तो यार, ये हाफ लाइफ हम आगे बात भी करेंगे, थोड़ा हम ऐसे बता रहे हैं, एक हाफ लाइफ किस पे डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये रेट कांस्टेंट बदलने से आपके हाफ लाइफ बदलेंगे, हमने हाफ लाइफ बराबर क्या पढ़ा है, 0.693/k, है ना। तो पहला नंबर देखो तो यहाँ पे कोई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए कहीं पे दिख रहा है क्या, ए कहीं पे दिख रहा है, अरे देखो नहीं यार, गौर से देखो इसको, ए कहीं दिखा, तो नहीं दिखा। तो अगर ए नहीं दिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर इसमें कहीं पे ए नहीं दिखा तो अगर इसका मतलब हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है, तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, पहला बात हम लोग बहुत बातें करेंगे भाई इस पे, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं पहला कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, half life of first order reaction is independent on the initial concentration of reactant, है ना। बोल रहा है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है
तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो रिएक्टेंट के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़े घटे, उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने घटने से हाफ लाइफ पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़े घटे लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं मोटा मोटी तौर पे अगर मैं देखूं तो ये हमारा हाफ लाइफ है, और अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कभी कभी दे देता है और बोलता है कि ये ग्राफ किसको फॉलो कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। क्यों? क्योंकि यहां पे ऐसा हर एक प्रत्येक ऑर्डर में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि प्रत्येक ऑर्डर में ही होगा, ये गलत बात है। सिर्फ हम जो भी बातें कर रहे हैं ये सदा सत्य सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। से बाबा लोग जो कहते हैं कि ये मत करो वो मत करो, सिर्फ उनके लिए जो उनके भक्तगण है, बाबा के लिए सब अलाउड है। बोलते हैं दूसरों को शराब मत पियो, बाबा शराब पीते हैं, दूसरों को कहते हैं गलत काम मत करो, बाबा गलत काम करते हैं। तो वही बात है, यहां पे जो भी बातें कहा जा रहा है सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए नहीं, दिमाग में बैठा लेना। तो अगर मैं ये बात कर रहा हूं कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से अगर हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है तो इट इज ओनली वैलिड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है ना। देखो तो क्या हो रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है लेकिन हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और हाफ लाइफ अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो लेकिन हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट ना पड़े तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर हम इसको अनदर भाषा में समझें तो मान लेते हैं कि किसी का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 m है और इसका हाफ लाइफ अगर मान लेते हैं कि 5 मिनट है। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मिनट है तो हाफ लाइफ 5 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 1/2 होने में 5 मिनट का टाइम लगा। हाफ लाइफ मतलब ऐसा टाइम जिसमें रिएक्टेंट आधा हो जाए, उस टाइम को हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं। तो पहले इसका रिएक्टेंट कितना था 1, तो 1 से 1/2 होने में 5 मिनट का टाइम लगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि 1/2 से 1/4 होने में कितना मिनट का टाइम लगेगा, तो पहले इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 था लेकिन अब क्या है, इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1/2 से 1/4 हो रहा है। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 रहे या 1/2 रहे, मतलब जितना टाइम में 1 से 1/2 हुआ है उतना ही टाइम में 1/2 से 1/4 होगा। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बदलने से हाफ लाइफ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब जितना टाइम में 100 से 50 हुआ उतना ही टाइम में 50 से 25 होगा, उतना ही टाइम में 25 से 12.5 होगा, उतना ही टाइम में 12.5 से कुछ और होगा, 6 पॉइंट समथिंग होगा। अगर मान लेते हैं कहीं पे अगर ऐसा रहता कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 और हाफ लाइफ 5 मिनट, मतलब अगर 100 से 50 होने में अगर 5 मिनट का टाइम लग रहा है तो 50 से 25 होने में भी 5 मिनट का टाइम लगेगा, 25 से 12.5 होने में भी 5 मिनट का टाइम लगेगा। मतलब ये जो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बातों को समझ रहे हैं? जब बातों को समझ रहे हैं तो लिख लीजिए, है ना। अब देखो तो यार, अगर मैं टेम्परेचर के साथ देखूं, इसको लिख लिया आप लोग। तो अगर मैं टेम्परेचर के साथ अगर मैं देखूं कि टेम्परेचर का हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं बात करूं कि टेम्परेचर का हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, है ना। तो टेम्परेचर का हाफ लाइफ इफेक्ट होगा कि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट चेंज होता है। मैंने बताया था कि अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर का हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा, तो टेम्परेचर का हाफ लाइफ पे इफेक्ट होगा कि जब टेम्परेचर बदलेगा तो रेट कांस्टेंट बदलेगा, और रेट कांस्टेंट बदलेगा तो हाफ लाइफ बदलेगा। मतलब ये जो हाफ लाइफ जो होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होंगे।
तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ अलग अलग होंगे, मतलब अलग अलग टेम्परेचर पे हाफ लाइफ क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा, टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा और रेट कांस्टेंट बदलने से हाफ लाइफ बदलेगा। टेम्परेचर बदलने से रेट कांस्टेंट बदलेगा और रेट कांस्टेंट बदलने से हाफ लाइफ बदलेगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। बोलता है, क्या लिख सकते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, है ना। मतलब ये जो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है वो टेम्परेचर पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और जब टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगा, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, तो पहला पढ़ा कि हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन। तो हमने देखा कि हाफ लाइफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच का रिलेशन क्या हुआ कि जो फर्स्ट ऑर्डर के जो हाफ लाइफ होंगे वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से टोटली इंडिपेंडेंट होंगे। फिर हमने क्या देखा, टेम्परेचर और हाफ लाइफ के बीच का रिलेशन। तो मैंने क्या देखा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा और जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो किसका, जब रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो हाफ लाइफ घटेगा। मतलब ये जो हाफ लाइफ है, इस हाफ लाइफ का टेम्परेचर के साथ जब बढ़ाओगे तो हाफ लाइफ घटेगा, है ना बच्चों। चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। देखो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, लिखते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, है ना। बोलता है कि हाउ लॉन्ग टाइम 75% ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, ठीक है। बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, ठीक है। बोलता है कि ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, ठीक है। बोलता हाउ लॉन्ग टाइम 75% ऑफ द रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट। बोलता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट है। बोलता है कितना टाइम में ये जो 75% रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। कितना परसेंट रिएक्टेंट, 75%। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट में, मतलब 75 खर्च हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अगर 100 है तो खर्च कितना हो रहा है, तो खर्च 75 हो रहा है, मतलब रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा, है ना। रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम, कितना टाइम में 100 से घटकर 25 हो जाएगा, है ना। अब सोचो ये रिएक्शन हम कैसे सोचेंगे, पहले हमको सोचना आना चाहिए, क्वेश्चन बने ना बने सेकेंडरी मैटर में, बार बार कहता हूं। पहला बात है कि आपको क्वेश्चन पे सोचने आना चाहिए। तो कहता है कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100 है, रिमेनिंग 25 है, इनिशियल 100 है, रिमेनिंग 25 है, और आपसे टाइम पूछा जा रहा है। तो सोचो तो हम क्या पढ़े हैं, तो हम पढ़े हैं k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस x। हम लोग पढ़े हैं k बराबर 2.303/t
लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, यही पर है ना। अब देखो हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए टाइम। क्या चाहिए बच्चों, टाइम चाहिए। लेकिन यहां तो टाइम दिया हुआ नहीं है, तो इस टाइम को निकालने के लिए हमको रेट कांस्टेंट चाहिए। इस टाइम को अगर निकालना है तो इस टाइम को निकालने के लिए हमको रेट कांस्टेंट चाहिए, ठीक है। तो अगर इस टाइम को निकालने के लिए अगर मुझे रेट कांस्टेंट चाहिए, तो हम इस टाइम को निकालने के लिए पहले हमको रेट कांस्टेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे रेट कांस्टेंट ना देकर हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हम क्या हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं क्या। तो हाफ लाइफ बराबर क्या होता है 0.693 बटा के, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 बटा हाफ लाइफ 10 मिनट। के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन 10, तो 0.693 अपॉन 10 2.303 बाई टी, टी 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 कितना गया, टी पूछा जा रहा है। लॉग इनिशियल कितना 100, रिमेनिंग कितना 25, 25 चौका 100, तो यहां से हम लिखेंगे 0.693 बाई 10 बराबर 2.303 बाई टी, लॉग 4 का वैल्यू 0.602। देखो मैं आपको सोल्व करने सिखाता हूं, क्योंकि 0.693 भी प्रत्येक क्वेश्चन में आएगा और ये 2.303 भी प्रत्येक क्वेश्चन में आएगा। तो इसका रोना ये नहीं रोना है कि हमको सोल्व नहीं करने आता है, हमको कैलकुलेशन नहीं आता है, तो रोते रहो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारे ऐसा बहुत लोग रो रहे हैं, मैं आपको सोल्व करने सिखाता हूं। बताया भी हूं कि जो 2a जो होता है इस 2.303 से 0.301 टाइम में कटता है। कैसे करता है 0.301 टाइम में कटता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो टाइम बराबर कितना हो गया 20 मिनट, है ना। टाइम बराबर क्या हो गया 20 मिनट, इसको लिखो। अब देखो तो यार, हम यहां से कुछ बातों को हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। हम यहां से क्या हम ऑब्जर्व किए, है ना। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं लिखे थे, इसमें मुझे कुछ बताना था थ्योरी। तो अगर इस रिएक्शन का हाफ लाइफ 10 मिनट है ना, अगर बोलता है कि ये जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन और उसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, तो अगर हाफ लाइफ 10 मिनट है तो इस रिएक्शन के 75% खर्च होने में कितना टाइम लगा, तो इस रिएक्शन का 75% खर्च होने में 20 मिनट का टाइम लगा। तो इस रिएक्शन के हाफ लाइफ अगर 10 मिनट था और 75% को खर्च होने में 20 मिनट लगा। देखो एक आपको डायरेक्ट बहुत सारे टीचर लिख देते हैं, लेकिन हमें उस तरह से लिखने, हम समझाएंगे भी और उस तरीका से भी। मतलब हम ऐसे लिखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का दुगना टाइम लगता है। मतलब 70 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का डबल टाइम लगता है। मतलब ये जो 75% रिएक्शन है, मतलब ये वो टाइम है, टाइम एट विच 75% ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, है ना। और ये हाफ लाइफ का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ का ये दुगना टाइम लगता है। कितना परसेंट रिएक्शन को कंप्लीट होने में, तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। मतलब 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का दुगना लगता है। 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ का दुगना लगता है। इसको याद रखना है, ठीक है। चलो हम लोग एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं।
बोलता है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विच हैविंग हाफ लाइफ 10 मिनट, है ना। बोलता है हाउ लॉन्ग टाइम 99.9% ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, है ना। बोलता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ कितना मिनट है, 10 मिनट है ना। तो बोलता है 99.9% रिएक्टेंट को खर्च होने में कितना टाइम लगेगा। कितना खर्च होना है, 99.9%। तो इनिशियली 100 मान लेते हैं, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 100 माइनस 99.9, है ना, मतलब 0.1। हाफ लाइफ कितना है, तो देखो तो हमको टाइम चाहिए, इनिशियल दिया हुआ, रिमेनिंग दिया हुआ, टाइम चाहिए। तो हमको पहले क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं k बराबर 2.303/t log a अपॉन a माइनस एक्स, पढ़े हो क्या। तो हमको क्या चाहिए, पहले k चाहिए, लेकिन k तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो हाफ लाइफ बराबर क्या होता है 0.693 बटा k, तो k के बराबर क्या होता है 0.693/10, है ना। तो यहाँ से जब हम k का वैल्यू पुट करेंगे 0.693/10 2.303, अब से टाइम पूछा जा रहा है, तो log 100 अपॉन 0.1, तो 10 की पावर -1 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, तो 0.693/10 2.303/t log 10 की पावर 3, है ना। तो कितना हो गया 0.301, तो 0.301/10 बराबर 1/t, ये कितना हो जाएगा 3। तब इसको काटोगे तो t बराबर 100 मिनट आएगा सोल्व करने पे, ठीक है। बस कुछ नहीं किया, सोल्व कर दिए, है ना, फटाफट। क्या बोल रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ 10 मिनट है, ठीक है। बोलता है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो 99.9% मतलब अगर इनिशियल 100 है तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा 0.1। हाफ लाइफ दिया हुआ है तो हाफ लाइफ से हम पहले क्या निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। तो अगर हम हाफ लाइफ से अगर हम पहले रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे तो हमारा हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट आ गया क्या। अब इस रेट कांस्टेंट को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा टाइम आ जाएगा। अब देखो तो भाई यहाँ जो टाइम आया है वो कितना मिनट आया है, 100 मिनट आया है, और हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 10 मिनट दिया हुआ है। तो यहां से हमारा एक अनदर ऑब्जर्वेशन निकला कि 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ का 10 टाइम लगेगा। 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने, आपको याद रखना है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा 2 हाफ लाइफ, हम बताएंगे वो, उससे ट्रिक भी इसका बताएंगे। अभी तो हम ऐसे क्वेश्चन के रूप में दे दिए कि 2 फायदा हो गया, थ्योरी भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा बहुत क्वेश्चन हम लोग करना है। 99.9% का जो होगा वो 10 हाफ लाइफ होगा, और अगर जहां भी हाफ लाइफ दिया होगा तो हम पहला काम क्या करेंगे, हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकालेंगे। इनिशियल दिया हुआ है, रिमेनिंग दिया हुआ है, टाइम निकल आएगा। लिखो इसको, मतलब आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा, तो 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो हाफ लाइफ का डबल लगेगा, और 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में हाफ लाइफ का 10 टाइम्स लगेगा, ठीक है। आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, बात समझ रहे हो ना। तो अब इससे नॉर्मल भी इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, आपके पैकेज में दिया हुआ भी है, आप इसको देख सकते हैं। और बोलिएगा तो हम होमवर्क दे देते हैं।
देखिए तो एक क्वेश्चन है, जेईई मेन में पूछा है, बोलता है द हाफ लाइफ पीरियड of chemical reaction is 6.93 मिनट, है ना। बोलता है the time required for the completion of 99% of reaction will be। देखिए कुछ भी नहीं है, बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका हाफ लाइफ 6.93 मिनट है ना, 6.93 मिनट है, और इसका हाफ लाइफ दे रखा है। बोलता है 99% रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियली 100 मान लो, खर्च 99, तो रिमेनिंग कितना 1, हाफ लाइफ दे रखा है 6.93, है ना। तो यहां से रेट कांस्टेंट निकालो, 0.693 बटा हाफ लाइफ, क्या हो जाएगा 1/10, बोलो। तो k बराबर क्या हो जाएगा 2.303/t log 1/100/1। चाहो तो वही वैल्यू पुट कर सकते हो, कैलकुलेशन इजी करना है तो 0.693/6.93 2.303t log 100 का वैल्यू 2, ये कितना हो जाएगा 0.301, है ना। चाहे वही रख दो, 1/10 रख दो, है ना। 1/10 2.303 log 100 का वैल्यू 2, तो t बराबर कितना हो जाएगा 46.06, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर हाफ लाइफ दिया रहेगा तो पहला काम रेट कांस्टेंट निकालोगे, है ना, और जो रेट कांस्टेंट आएगा इस रेट कांस्टेंट के यहां से पुट करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, है ना। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग से एक मेरा थोड़ा सा शिकायत है। बोलेगा सर शिकायत किस बात का। तो शिकायत इस बात का है कि देखो भाई, हम बहुत मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं, लेकिन उतना आप लोग का प्यार सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद, बहुत प्यार सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा और बढ़ाने का जरूरत है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं इस लॉकडाउन के कारण वो पढ़ पाए। आपके जितने भी फ्रेंड हैं उसमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कीजिए। देखो भाई, सब्सक्राइब करने में तो पैसा नहीं लगता है ना, ऐसा थोड़ा है कि इसमें ज्यादा डाटा लग जाएगा। एक वो खाली बटन दबाना है लाल वाला, जिससे आप ही को फायदा होगा कि हम कैसा भी वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, हमको पैसा थोड़ा मिल जाएगा जी। ये सिर्फ आपके भलाई के लिए है, ये आपके भलाई के लिए है कि अगर हम, लेकिन हमारा जो मेंटेलिटी होता है, बोलता है हाँ हम काहे सब्सक्राइब करेंगे, है ना। तो देखिए कर दीजिए, है ना। और आप लोग इतना बच्चे देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। इसके अपने अपने तरीके से इसको शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।